Guys, welcome to the panel discussion of 2024 MP elections. So आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल यादव एंड राहुल राजपूत और हम लोग काफ़ी हाँ प्लीज़ राहुल कुछ बोलना चाहते हैं। राजपूत और यादव का इस्तेमाल ना करें, हम लोग हिंदू हैं। अरे ये बातें तो बहुत अच्छी है राहुल की, और मैं चाहता हूँ हर युवा में ऐसा ही सोच विकसित होना चाहिए। जो भी चीज़ जो संकेत करता है किसी जाति की ओर, किसी पर्सनल चीज़ों की ओर, वो डिनाई करना चाहिए। राहुल बहुत एग्री है हम आपसे। पहला सवाल हम आपसे ही रखना पसंद करेंगे क्योंकि आपका ओपिनियन ही काफ़ी डिफरेंट रहा है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से अभी गणना चल रही है, 6 राउंड की गणना हो चुकी है और बीजेपी अभी 290 सीट पे है ना? तो आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे इस डिस्कशन में? देखिए सुभाष जी, मेरा ये मानना है कि अभी जो रुझान अभी तक जो आया है उसके हिसाब से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जो समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के युवाओं ने कुछ एक इकट्ठे लोग जो है, एक समाज के लोग जो लगातार सरकारी एग्जाम वगैरह का तैयारी करते हैं, उसका जॉब वगैरह के लिए, वो लोग एक सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया है बीजेपी की सरकार। और कहीं ना कहीं अगर बहुमत आ रही है तो वो आप देख रहे हैं गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हो सकता है मोदी जी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन उनके अंदर अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अंदर इतना भी धड़कनें तेज होंगी कि पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात पे डाउट। तो मुझे लगता है ठीक है, ये जनता का जो इशारा है, उस लोगों को और नेताओं को समझना चाहिए कि यहाँ भारत में कोई भी बना नहीं रह सकता, आपको अच्छा करना पड़ेगा। लोगों के दिल में आपको प्रेम जगाने के साथ साथ उनको उनकी जरूरत, एटलीस्ट जरूरत की चीजें आपको पहुंचानी पड़ेगी। तो अगर मैं राहुल जी के शब्दों तो एक शब्द में पिरोना चाहूँ तो ये बताना चाहते हैं कि आज जो युवा है वो कहीं न कहीं इस बात को एक सिरे से खारिज करता है कि कोई भी पार्टी एक लंबा टाइम तक रहती है, वो मतलब है ना, ये गवर्नमेंट तो हाँ मोनोपोली नहीं कर सकती है। और बात ही में ये चीज़ थोड़ा सा एक हद तक प्रूव भी हुआ क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एक मेजोरिटी में अपना सीट अभी तक की काउंटिंग में नहीं बना पाई है, तो हम भी कहीं न कहीं राहुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं और युवाओं में ऐसी सोच होना बहुत अच्छी बात है। अब हम अगला मूव करेंगे विशाल जी की तरफ, उनका क्या ओपिनियन है और अभी प्रेजेंट कंडीशन 6 काउंटिंग होने के बाद उनका क्या वक्तव्य रहता है, वो रखेंगे आज डिस्कशन के बीच पैनल में। देखिए सुभाष जी, जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ, अभी बीजेपी अलायंस अभी बहुमत पार कर चुकी है, लेकिन अभी कहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक मात्र 6 से 7 राउंड का काउंटिंग हुआ है और लगभग किसी भी क्षेत्र में 20 से 21 राउंड की काउंटिंग चलती है। और इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है, लगभग 234 प्लस पर वो भी फाइट कर रही है और वो भी कहीं न कहीं बीजेपी को टक्कर दे रही है। और जो मुद्दा एनडीए गठबंधन ने उठाया था कि हम डेवलपमेंट के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट का पोलराइजेशन कर देंगे, और जो माइंडसेट किए थे कि 400 प्लस जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगे युवाओं पर चाहे भारतीय नागरिक पर, वो खेला नहीं हो पाया है। और एनडीए अलायंस ने जो मुद्दा उठाया, महंगाई, बेरोजगारी और कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक एनडीए गठबंधन को पिछाड़ा है। और जो जनादेश, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक 235 वोट मतलब सीट पर वो आगे चल रही है। और सबसे ज़्यादा झटका बीजेपी को कहीं लगा है तो वो वेस्ट बंगाल और यूपी में, क्योंकि यूपी उनका गढ़ रहा था, क्योंकि हाल फिलहाल राम मंदिर आए थे, बनाया था, उद्घाटन हुआ था, खुद प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित होकर बहुत दिनों तक दौरा भी किए। लेकिन जिस प्रकार से उनको आशा थी कि मैं 70 प्लस सीट लाऊंगा, वो अभी लगभग 30 से 35 सीट पीछे चल रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। और जहाँ बीजेपी को पिछला बार 18 से 20 सीट की प्लस आया था शायद, मुझे जहाँ तक लगता है बंगाल में, वहाँ इस बार वो 10 से 12 सीट घट चुके हैं। हाँ, और तृणमूल कांग्रेस बहुत हद तक वहाँ डोमिनेट कर रही है और वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पूरी तरह से बीजेपी को ख़त्म कर देगी। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि एमपी और गुजरात
बीजेपी और आरएसएस का संगठन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, वहाँ कर रहा है शुरू से ही, और वहाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं वो लोग। और उनका जो वहाँ का व्यक्तित्व लोग जो भी है, जो वहाँ के विधायक मंत्री जो भी है, वो अपने एजेंडा पर बहुत बढ़िया से काम करते हैं। लेकिन बीजेपी का जो भारतीय पट्टी क्षेत्र थी, वहाँ उनको नुकसान हुआ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बिहार ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, वहाँ उनको नुकसान हो रहा है। और जिसके कारण बीजेपी को थोड़ा सा तो संकोच है कि मैं गवर्नमेंट पूरी तरह से फुल बहुमत में अपना फॉर्म नहीं कर पाऊंगा, गठबंधन की सरकार मुझे चलाना पड़ेगा। और क्योंकि नीतीश चच्चा और जो टीडीपी के हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अच्छा भैया, बीजेपी चच्चा ऐसा है कि जहां देखेंगे वहां ढुलक जाएंगे, बिना अच्छा, पेंदी के लोटा एक है। हमारा आपसे सवाल है विशाल भैया। सवाल ये है भैया कि बीजेपी का सबसे जिनको उन्होंने मॉडल की तरह पेश किया वो सबसे पहले गुजरात था। जब मोदी जी शुरू में चुनाव लड़ने आए 2014 में, मतलब लोकसभा के जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी उसके बाद जब योगी जी का शासन आया है यूपी में, योगी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो यूपी मॉडल की भी बात होना लोगों के बीच में आना शुरू हो गया है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उस पर ध्यान दी है और उस पर कुछ ना कुछ विकास किया है, ये आप भी मानते होंगे, चाहे आप उसके विरोधी हो चाहे आप उसके पक्षधर हो। लेकिन मेरा ये मानना है भैया, क्या इतना जो डेवलपमेंट हुआ है किसी भी स्तर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रोड रेल जो भी उसमें आता हो, वही हॉस्पिटल हो, दिक्कत है तो क्या राहुल, ये इतना काफी नहीं था भैया? वही दिक्कत है राहुल, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगी। आप सही बोल रहे देखिए, हैं आप, बिल्कुल। आपने जो मान लो डिजिटल आपस में इंडिया, लड़े हैं हाँ, आप आपस में ही लिटरली। लड़े, और लगभग लगभग जो उसके 100 सिटिंग एमपी थे, उनको हटाकर हाँ, आपने दूसरे उम्मीदवार को उस जगह सीट एडजस्ट दिया। किया, हाँ। हाँ, जिसके कारण उनको जो है ना नुकसान झेलना पड़ रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम भैया इसमें, जैसे कि पहले जो यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी या जो कांग्रेस का जो रुतबा हुआ करता था, वो जैसे जैसे डाउन हुआ, उसका मेन कारण ये था कि ये लोग पार्टियों से क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल भाषा में हॉर्स करके एक वर्ड होता है ना भैया, उस तरह हॉर्स ट्रेडिंग टाइप से, उस तरह से ये लोग एमएलए एमपी खरीदते थे। आज के डेट में बीजेपी अपने यहाँ ला सेम के चीज, वॉशिंग मशीन कर रही है, साफ कर रही है, जो भी दागी नेता हो रहा है और यहाँ कर रही है, जिससे तो कहीं ना कहीं अपना ही वो लोग खराब कर रहा है ना भैया। अब उनका जो मेन संगठन है, जो जो मोहन भागवत ये आते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद वगैरह सब जो है, आरएसएस जो है, वो वहाँ के लोग फिर अब कहाँ जाएंगे? वो भी तो राजनीति में धीरे धीरे, वो जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो बेसिकली जो ये जो बात करते हैं बीजेपी वाले कि हमारे वर्कर्स या फिर हमारे हम सिर्फ पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उनके जो असली कार्यकर्ता है वो आरएसएस के ही लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस कहीं ना इलेक्शन कहीं वो में भी एक बैड इम्पैक्ट डाला होगा लोगों के बीच में। मैं बता रहा हूँ, इस इलेक्शन में आरएसएस जो है ना बूथ कैंपेन नहीं किए बीजेपी को। अच्छा, हाँ, ये भी मेन कारण है। अच्छा, ये और जानकारी हाँ, मेनली जो है, बीजेपी ने चाहा कि मैं खुद बूथ कैंपेन करूं, आरएसएस को अब जरूरत नहीं समझा, आरएसएस को साइडलाइन कर दिया, जिसके कारण उनको अभी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, धड़ाम से निफ्टी और सेंसेक्स गिरा है, और ये बहुत बड़ा, अभी तक के हाँ, इतिहास के सबसे बड़ा ये डाउनफॉल हुआ है शेयर बाजार का। 18,000 लाख के आसपास का बताया जा रहा है जो इन्वेस्टर्स का पैसा अभी तक डूब चुका है। अब जब तक अगर बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं लाती है, अपना जादुई आंकड़ा सिर्फ खुद से नहीं छूती है, तो मुझे नहीं लगता ये शेयर बाजार बहुत जल्दी उठने वाला है और गिरेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होगी तो उसका बहुत असर होगा। आप जैसा भैया बता रहे थे नीतीश कुमार और टीडीपी के बारे में आंध्र प्रदेश के, तो ये लोग अब अपना उसमें बीजेपी का मोनोपोली नहीं ये चलने देंगे। लोग अपना गेम प्लान खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अब अपने अनुसार ये जो है ना मंत्रालय मांगेंगे। हाँ, सरकार को भी मैनेज कर सकते हैं, हाँ, सही बात है। वो बोलेंगे कि भाई मेरे पास है, हम किधर भी जा सकते हैं, हमको वहां देने के लिए तैयार है। सही। नीतीश चाचा क्या वो उसको आज बोलेंगे तो तोरा हम प्रधानमंत्री बनाते होला, बस बोरिया बिस्तर ले ले, जदयू पहुंच जाएंगे। हाँ, सही कांग्रेस बात में है। कोई ठीक है? इंडियन अलायंस में तो सर शुरुआत वही किए थे, वही कॉन्फ्रेंस वगैरह का, इस सब जो बैंगलोर में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नीतीश वही का किए सब थे, ऑर्गेनाइजेशन था, प्रस्ताव रखने वाले वही थे करने वाले वही थे, सबको एकजुट करने वाले वही थे। अब मुझे तो लग रहा है कि मालूम है, तो खेला खेल दिए चाचा। चाचा वही थोड़ा विचार करेंगे हाँ, उस पे। चाचा विचार करेंगे सर। अच्छा, आप गेम प्लेयर बने, आप सही कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का ये मौका नहीं छोड़ना है। हाँ, 15 सीट लाके साला प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सही बोल रहे हैं आप।
भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो मैं आप लोग विशाल जी तो सुन रहे थे, आपको याद होगा एक पॉइंट मेंशन किए थे, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा। उनका मानना था कि आज यूपी में जिस तरह से बीजेपी कहीं न कहीं डाउनफॉल हुई है और जो उनका एक प्रोजेक्टेड यात्रा था कहीं न कहीं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, उससे बहुत दूरी उनकी रह गई है। लेकिन विशाल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, लोग यूपी में तो बहुत ज़्यादा ये था कि भाई जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएँगे। ये कहीं न कहीं एक मेजर एजेंडा था इलेक्शन से पहले। तो मैं आपसे ये ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें थी क्या बीजेपी थे सेल के द्वारा एक मोनोपोली लोगों के बीच में क्रिएट किया गया था, या वाकई में ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा था कि हाँ जो राम को लाए उन्हें हम लाएंगे, राम मंदिर बनाए उन्हें हम जिताएंगे? क्या ऐसी चीज़ें एक्चुअल में थी या बीजेपी द्वारा बनाया हुआ एक प्रोपागेंडा था? ये पूरी तरह से बीजेपी का जो है ना, यूपी के नागरिक के साथ खेलने का व्यवहार किए, पूरी उसके मानसिकता के साथ खेलने का व्यवहार किए। वो डाल दिए अपने माइंड में कि हम राम को लाए हैं, आप हमको दीजिए वोट। लेकिन हाँ, जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी देखा जाए, उन्होंने उस प्रकार से बढ़ चढ़ कर राम के नाम पर वोट नहीं दिया है। अच्छा तो मैं उन्होंने देखा है भाई मुझे क्या चाहिए। मान लो मैं 19 साल का लड़का हूँ, आज मैं अग्निवीर में जा रहा हूँ, तो 4 साल के लिए मैं क्यों जाऊंगा बॉर्डर पर गोली खाने के लिए? हैं? 4 साल में आप मान सकते हैं कि मुझे हो गया, अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, 4 साल मैंने काम किया, लेकिन मुझे फिर सिलेक्ट नहीं किया गया परमानेंट। 25% न लेगा, 100 में 25 आदमी को लेगा। मैं बता रुक जाइए, उसमें जो 75 आदमी जो निकलेगा वो क्या करेगा? उसमें से मानते हैं 20 से 25% और कहीं न कहीं सरकारी संस्था में उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मान लो जो 10 से 15%, 20% रह भी जाएंगे जो बाहर, वो तो भाई क्रिमिनल एक्टिविटी में हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगभग 20 से 25 स्पेशलाइजेशन कोई भी गन चलाने में उनको मिल जाता है। हाँ, बताइए। आप जैसे में अग्निवीर के बारे में जिस तरह से बता रहे थे, क्या आप ये मानते हैं कि जो अग्निवीर की जो मुद्दा रही है और जिस तरह से सपा ने वहाँ अपना सीट तो बढ़ाया है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था उतना ज़्यादा, तो क्या आप ये मानते हैं कि अच्छा 2 मिनट के लिए मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए 10 वोटर है, 10 में से एक जरूर वो फैमिली है जिसका बच्चा कहीं न कहीं आर्मी और चीज़ों की तैयारी कर रहा है, उसमें से यूपी बिहार में खास करके, तो कम से कम उस घर में रहने वाले 5 मेंबर तक वोट तो कहीं न कहीं बीजेपी से तट रहा है वहाँ पे 2 मिनट के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि वाक़ई में एक मेजर कारण रहा है बीजेपी का डाउनफॉल का? एकदम जरूर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जो भर्ती होती है, वो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी से ही होती है। हिंदी बेल्ट वाली अधिकतर लोग मेनली आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों में भर्ती होती है, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग गरीब क्षेत्र से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। अपने परिवार के उत्थान के लिए सीआईएसएफ आर्मी में ज्वाइन करते हैं। उनका पर कैपिटा इनकम बोलिए, उनका घर का स्रोत भी बढ़ जाता है, कमाई धमाई बढ़ जाता है, फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया हो जाता है, रहने खान पीन में भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन जो उन्होंने पॉलिसी लाया अग्निवीर का, तो और कोई भी चीज एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो धरातल पर जो है ना नहीं दिखा, वो अच्छा, पूरी और तरह से फ्लॉप रहा इस पे हम एक अपना टिप्पणी रखना चाहेंगे भैया। जहाँ तक रही बात अभी जो चुनाव का जो भी ये रिजल्ट आ रहा है, उसको 1 मिनट के लिए साइडलाइन करते हैं। और आपने जो बोला कि यूपी में घटने का कारण मेन अग्निवीर का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कुछ जो नहीं, और भी चीजें, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे बहुत सारा परीक्षा कैंसिल हुए यूपी में, शिक्षा की परीक्षा ये पीसीएस की परीक्षा है, तो उसका पेपर पहले ही लीक आउट हो जा रहा था। नहीं, तो ये चीज तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जहाँ पे शासित राज्य जहाँ पे वहाँ ये चीज नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन पहले जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ भी ये हाल हुआ। कुछ ही दिन पहले जब छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ भी यही हाल हुआ। और रही बात अग्निवीर का, 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। अग्निवीर में आपने बोला कि कुछ बच्चे वहाँ रह जाएंगे जो परमानेंट हो जाएंगे, कुछ बच्चे बाहर आएंगे जिनको बाकी अन्य संस्थाओं में, डिफेंस से रिलेटेड संस्थाओं में उनको एक कहीं ना कहीं एज ए वो प्लस पॉइंट मिलेगा। ये भी बात आप एग्री करते हैं, 100% बेनिफिट मिलेगा, काइंड ऑफ इंटर्नशिप हो गया वो। ठीक है, अब उसके बाद जो बच्चे रह जा रहे हैं भैया, अब वो कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह दे रहा है या नहीं क्वालिफाई कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो इंडियन आर्मी में जाने के लायक हैं? हम उनके 1 मिनट, हम उनका जो साहस है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर आर्मी जैसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको गन से ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, 1 मिनट और रही बात भैया जो आप बोले हो कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि मोदी जी अपना जो डेवलपमेंट की बात है उस पर उन्होंने वोट नहीं मांगा।
कहीं ना कहीं ये मुद्दा है। और राम जी वाली बात जो है उस पर भी वोट नहीं मांगा उन्होंने। गलती बस सरकार की यही हुई है कि उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी हुई है। जो उनका अपना जो काम था, जो गारंटी की बात जो स्टार्ट में हुई थी, वो कंटिन्यू नहीं हुई। दूसरी बात ये मुझे लगती है भैया कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट वो एक कहीं ना कहीं मुद्दा है। और रही बात एक और पॉइंट था मेरे दिमाग में, भी मिस कर रहा हूँ मैं, तो हम बताएंगे। तो हम मुझे लग रहा है कि भैया कि आप पीछे रह गए हैं अपने बातों को जनता तक पहुंचाने में। जहां तक बोल रहे हैं शायद आरएसएस के लोग इस बार नहीं पहुंचे बूथ पे, उन्होंने प्रचार नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना जो किए उसी पे प्रचार नहीं किए, आप वो पुराना राजनीति दोहरा दिए जो यूपीए ने कभी 2010 और 15 के 14 के चुनाव में किया। कहीं ना कहीं वैसा आपने किया कि आप सिर्फ एक पर्सनल राहुल गांधी पे फोकस करेंगे, राहुल गांधी को डिमोरलाइज कर देंगे तो शायद ये लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आज आप जाके देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव हैं, चाहे उनकी ये विधानसभा चुनाव में हार जरूर हुई हो, सॉरी राज्य का जो चुनाव होता है, लेकिन अभी जो रैली करने जा रहा है बंदा, भीड़ खचाखच लोग भरे हुए हैं, मतलब लिटरली बैरिकेडिंग तोड़ के आके मिलना चाह रहे हैं, अपने नेता को देखना चाह रहे हैं। तो उस तरह का जन सैलाब ऐसे लोग नेताओं के लिए उभर रहा है जो कि इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और अच्छे पार्टनर। आप देखिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रही है समाजवादी पार्टी यूपी में, उनको इतना यकीन भी नहीं रहा होगा। तो एक ये मुद्दा नहीं है भैया कि आप अग्निवीर है, ऐसा बहुत सारा स्कीम भी है जो गवर्नमेंट जो अच्छा की है। और महंगाई पर रही बात भैया, तो महंगाई इतना भी ज्यादा नहीं है यार, मतलब अब देखो राहुल, मैं रुके एक मिनट। जैसे राहुल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लगभग हर एक साल भारत में 5 से 7 लाख लड़का इंजीनियरिंग पास करता है। उनको उससे ज्यादा नहीं, ऑन एवरेज में बोल रहा हूँ, 5 से 7 लाख। और उनको आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो है ना 10 से 15 हजार दे रहा है। अब कोई परिवार 15 से 20 लाख रुपए लगा रहा है कोई टेक्निकल डिग्री लेने के लिए, तो भाई वो तो कम से कम सोचे कि मेरे बच्चे को मतलब शुरुआत कम से कम 50 से हाँ, हो। 50 नहीं तो कम 35-40 तो हो। आज की डेट में बेंगलोर में 10 से 15 हजार दिया जा रहा है। स्टूडेंट नहीं रह पाएंगे उसमें, बैचलर के नहीं, बैचलर नहीं, जो इंजीनियरिंग छात्र पास आउट हो रहे हैं उनको 10 से 15 हजार रुपया दिया जा रहा है। टेक्निकल डिग्री वाले को सरकार ने बोला कि मिनिमम टेक्निकल डिग्री वाले को 1000 से लेकर 1200 रुपया वेजेस होना चाहिए। कहाँ कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी कंपनी फॉलो कर रही है, उसका पॉलिसी फॉलो ही नहीं कर रही है भाई। कहीं ना कहीं ये फेल्योर है गवर्नमेंट का। फेल्योर नहीं क्योंकि है। अगर आप एक जगह पे अगर सैलरी कम दे रहे हैं तो उनकी शिक्षा को भी तो आप ये कीजिए ना भाई, वो भी मुंह मांगा। सबसे एक मुश्किल देखिए, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को 3 चीज पर, एक संस्कार भले प्राइवेट संस्थान जो एजुकेशन है, एक वकील और एक और एक प्राइवेट डॉक्टर जो हॉस्पिटल होता है उस पर लगाम लगाना, उस पर कानून लाना बहुत जरूरी है, पैमाना जरूरी है। क्योंकि भाई आज के डेट में लगभग भैया ये 3 चीज का बहुत जरूरत होता है लोगों को। और पुलिस लाइन में तो खैर पैसा नहीं लोगों को देना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी है। और जैसे तुमने बोला कि भैया उसमें से जो अग्निवीर जो है वो पास नहीं हो पा रहे हैं, वो उनकी गलती है। उनकी गलती कैसे है भाई? मान लो 25 ही सीट है, अब तो छांटना है ना, 100 बंदा आ रहा है, तब बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसको लेना है। तो भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही लेगा ना वो, उनका भी तो कोई पैरामीटर्स होगा जिसके बेसिस पे जज करेंगे। और उनके पास और भी तो ऑप्शंस है यार, सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही तो ऑप्शन नहीं है। अगर आज हम इंजीनियरिंग किए हैं या फिर हम सिंपल ग्रेजुएशन की ही किए हैं, तो सिर्फ एकमात्र हमको होम साइंस करना या साइकोलॉजी ही करना या फिर पॉलिटिकल साइंस ही करना तो नहीं है। इतना सारा तो नाम है, कहीं पे भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बता रहा हूँ, जो बच्चा पॉलिटिक्स में उतर के इस चीज को सॉर्ट आउट, मैं बता रहा हूँ, सॉर्ट आउट करना बात नहीं है। जैसे कोई बच्चा अग्निवीर या कोई आर्मी संस्थान में जा रही है, वो पहले तो आर्थिक कमजोर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से उतना उनका वास्ता नहीं रहता है, बहुत लिमिटेड इंटर या बहुत नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, साधारण फैमिली जो भी रहते हैं। मेनली उनका मोटिव होता है कि भाई जल्द से जल्द अपने परिवार का आर्थिक सहायता करना। बिल्कुल। अब आप 11 से 12 लाख रुपए उनको 4 साल के सरकार मतलब कार्यकाल में उनको टेन्योर में दीजिएगा। पहला साल 25 से 30 हजार का स्लैब ऐसी कुछ है, उसके बाद शायद 5% ऐसी कुछ बढ़ा के दिया जा रहा है। न उनको सुविधा के नाम पर न कैंटीन सुविधा दिया जा रहा है, न मेडिकल सुविधा दिया जा रहा है। उनका फैमिली को कोई सुविधा नहीं दिया रहा है जो नॉर्मल एक पहले के आर्मी ऑफिसर को दिया जाता था। बात को समझिए आप। अब आप बोल रहे हो 25 आदमी को ले रहा है, तो भाई प्रशिक्षण जो दिया है उस समय तो वो पास किया था, तो
बेस्ट ऑफ द बेस्ट में ही था ना वो बिल्कुल था, जो आया बिल्कुल था। ट्रेनिंग में इसीलिए दिए। मैं कह रहा हूँ भैया कि वो उनको उनके जो कैपेबिलिटी होगी उनके अनुसार उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं मिल अरे जाएगा। देखो बात ये है कि डेढ़ आपको और आपके पास आपने खुद बोला, मान लीजिए 5 ही सीट है भैया, तो 5 ही सीट है तो गवर्नमेंट भी तो मजबूर है कि हमको 5 में ही 10 लोगों को कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करना बात है। एडजस्ट की बात नहीं है, आपको उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। क्या आप उस सब्सिट्यूट पर आपके हिसाब से होना चाहिए? बाकी आप और अगर किसी आप देखिए सिर्फ और और सिर्फ सरकारी संस्थानों के पीछे ही जाएंगे तो कैसे हो पाएगा? संस्कारी और अगर संस्थान 1 की मिनट के लिए बात करते हैं, आज जितना हो सकता है भारत के अंदर बहुत सारा सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो या फिर पर्सनल बिजनेस में लोग आओ, सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए सबको भर देते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रोजगार दे देते हैं। क्या उसके बाद बेरोजगारी नहीं रहेगी क्या? रहेगी। हम कहाँ बोले बेरोजगारी नहीं रहेगी, मैं बोल रहा हूँ जैसे संस्कारी संस्थान जो है आप 25% ले रहे हैं, बात मानिए मेरी, तो उसमें 75% जो बाहर निकल रहे हैं, तो उसको कहीं न कहीं एज़ अ प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा संस्थान बनाइए, उसको वहाँ कुछ न कुछ आदमी को एडजस्ट किया जाए। जी बिल्कुल, उसका इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने जो स्कीम लाया था ये जिसमें कि जो भी अपना रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एमएसएमई सेक्टर के थ्रू जो उनको लोन देना होता है या छोटे रोजगार जो अपना इसीलिए बोल रहे थे भाई वो पकौड़ा छानने वाले की बात ये हुई वो थी, है ना? चीज़ अलग है, वो रोजगार की बात बिजनेस अलग में है, फोकस किया गया बिजनेस था। अभी बिजनेस माइंडेड होइए, जॉब क्रिएटर बनिए। अब रुकिए ना, आप जैसे बोल रहे बिजनेस क्रिएटर, मैं उस अग्निवीर के बारे में बोल रहा हूँ जो 11 लाख रुपया उसको मिलेगा 4 साल में, उसको रहने खाने पीने के लिए जो है ना, उसका लिविंगहुड के लिए उतना ही पैसा खर्चा हो जाएगा भाई। एक नॉर्मल साधारण परिवार के लिए 25 से 30 हजार रुपया क्या है, अगर उसके परिवार में 5 से 6 लोग भी हैं तो? ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, अब हम बताते हैं इसका जवाब, इसी चीज का जवाब देते हैं। आपने कुछ ही देर पहले भैया ने बोला कि वो जो भी लोग आते हैं अग्निवीर का तैयारी करते हैं या फिर आर्मी का तैयारी करते हैं, बहुत ही छोटे आय वाले लोग होते हैं, उनका बहुत ज्यादा हाई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक, आपने अभी आपने कुछ आंकड़ा रखा कि 25 से 30 हजार रुपया, ठीक है, मुझे नहीं लगता 25 से 30 हजार रुपए बहुत कम होंगे। गांव में ये पैसा बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को आ रहा है कि फैमिली 1 मिनट, हाँ, जिस जगह से वो लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ की बात अभी आप खुद कह रहे थे कुछ देर पहले, 1 मिनट अगर 25 या 30 हजार के हिसाब से लेके चलिए तो 3.5 लाख रुपए साल भर में खर्च होगा और 1 साल इनफ होता है आपको बिजनेस स्टेबल करने के लिए। आपके पास हाथ में अभी भी 8 से 7 लाख रुपए बचेंगे जिससे आप एक छोटा सा रोजगार जरूर शुरू कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो। मान लो एज अ मैं अग्निवीर हूँ, ठीक ना, मेरे परिवार में मेरे पिताजी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ डैमेज हो गया, आप तो मेडिकल अलाउंस कुछ नहीं दे रहे जी, हैं, अब हम बोलते तो खत्म हो जाएगा। हैं। जी, हमारे पिताजी, हम अग्निवीर हैं, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट के लिए मान के चल रहे हैं। भारत सरकार का जो स्कीम चलती है उसके योजना के तहत हमें उनका पूरा 1 मिनट से सुन लीजिए, हाँ बोलिए इलाज का मुफ्त इलाज होगा। कहाँ दूसरा पर ही होगा भाई, कहाँ कौन जगह होगा बताइए ना आप, क्या सरकार कहाँ पर ही होगा, कौन सरकारी संस्थान में जाइएगा तो साला सुई नहीं मिलेगा, सुई नहीं मिलेगा, बोले कि भाई दवाई नहीं है, जाके दवाई लेके आइए भैया सर, देखिए नीडल कहीं ना लेके कहीं वो आइए। चीजें जमीन पर आ रही है, धीरे धीरे और विकास होगा उसमें, और गलती अरे लोगों की भी है, भाई हमारी आपकी भी के गलती साल है। चाहिए, के साल चाहिए आपको दूसरी बात ये बताइए, दूसरी बात 10 ये साल अगर आपको अगर मौका अगर दिए, पिताजी नहीं रहते हैं 10 तो उसके साल में बाद आप भी नहीं संभाल उसके पाए बाद भी हैं, तब क्या कीजिएगा आप? प्रधानमंत्री का एक जो ये इंश्योरेंस वाला योजना है जिसके तहत बहुत बहुत ही न्यूनतम पैसा जो आपको महीने या साल में देना पड़ता है, उम्र के हिसाब से वो तय किया गया है, तो उसके जरिए भी आपको उसका रकम दिया जाएगा इंसान के ना होने जैसे पर, आप परिवार के सदस्य उन्होंने लाया ना आयुष्मान कार्ड योजना, जी आयुष्मान कार्ड योजना के हैं? बाद हम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे थे लेकिन हम जान रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जिस दिन योजना जाइएगा ना, या फिर जन औषधि योजना, हाँ, जिस दिन जाइएगा ना किसी प्राइवेट हेती में, तो बोले है भागो यहाँ से, ये करना ही होता है इलाज, जाओ अपना, तुमको करना है तो प्राइवेट में कर, हेती से करते हैं ना, तो आयुष्मान कार्ड वाला से नहीं लेंगे। देखिए भैया ये प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली है। आप डिस्कशन वहाँ पे लेके जा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन की बात पे आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया, एग्जीक्यूशन की बात पे आप आ गए कि वहाँ पे वो एग्जीक्यूट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसा एग्जीक्यूट का भाई वो ले ही नहीं रहा है, वो बोलता है कि ये हमरा कन होबे नहीं करता है, और जो कि वहाँ दिखा रहा है कि भाई आयुष्मान कार्ड से यहाँ योजना पर पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इसका है, लेकिन वहाँ इलाज करवा रहे सरकारी संस्थान जो है अस्पताल, वो प्रॉपर वे में चलती नहीं है, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ प्रॉपर मेडिकल सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है जिसका इलाज हो नहीं सकता है। एक नॉर्मल आप किसी व्यक्ति को एक पैर भी टूट जाए ना, तो आज के डेट में प्राइवेट संस्थान में 1 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है भाई।
बिल्कुल जरूर है, इसी के लिए तो हाँ सुभाष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। तो एक बार फिर से हम चुनावी मुद्दा की ओर रुकते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि एनडीए ने 290 सीट पे अपना बढ़त हासिल की है और इंडिया अलायंस ने 235 और अन्य 18। तो ये आंकड़े थे हमारे जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो मैं फिर से आऊँगा, मैं बार बार ये बोलने की प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि ठीक है डिस्कशन चल रही है, इसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी जुड़े हुए हैं और उनका मानना है कि ठीक है बीजेपी अपना एक कुछ पॉइंट रखा है जिसपे उन्होंने कैंपिंग किया था और वाकई में उनके कैंपिंग में इतना इफेक्टेबल था, जिसमें ने विशाल जी ने डिफेंड करते हुए बताया था कि उन्होंने आरएसएस को भी दरकिनार किया है और शायद उनकी एक निगेटिव इमेज पड़ा है और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा बीजेपी कहीं ना कहीं फेल डाउन किया इस चीज़ में, इस रेस में। तो मैं विशाल जी से पहले राहुल जी पे इस बात को लेकर आऊँगा कि आपने अगर बीजेपी के बारे में जो बताए हैं तो कुछ पॉइंट्स लाइक 5-6 ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बट हाँ कुछ पॉइंट आप रख सकते हैं जिसके बेसिस पे क्या बीजेपी फिर से आना चाहिए पार्टी में और उस पर क्या बेनिफिट्स मिल सकती है लोगों से। जिस तरह से विशाल जी ने अग्निवीर का मुद्दा रखा था उस पर भी हम आएंगे। तो एक बार हम लोग राहुल जी तो सुनना चाहेंगे कि क्यों वो चाहते थे बीजेपी गवर्नमेंट में आए और क्या बेनिफिट हो सकती है पब्लिक को। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया ये क्वेश्चन हमसे पूछने के लिए। सबसे पहली बात, हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है या फिर बीजेपी के धूल विरोधी नहीं है या बीजेपी के डाई हार्ड समर्थक नहीं है। एक बस जैसा आपने शुरू में बोला, भारत के एक नागरिक है और युवा है, तो उस तरह का हमारे अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही एक्साइटमेंट कभी कभी हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक युवा है तो थोड़ा बहुत बनता भी है हमारा। अब विशाल भी है, थोड़ा हमसे ज्यादा बुजुर्ग है, थोड़ा सा ज्यादा बुजुर्ग है, बुजुर्ग कहना जरूरी है, बुजुर्ग है। छोटा भाई है। तो इनका भी जो भी बात है उनको हम बिल्कुल अपना ये रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इनके बात का इज्जत करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। हाँ हाँ, हालांकि हमारा और इनका विचारधारा अलग है, ठीक है, कभी कभी ये विरोधी हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी चीज के लिए हो जाते हैं, लेकिन वो होना चाहिए एक साथ। विचारधारा अलग होना चाहिए, समझा। अच्छा, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना दोनों नहीं होना चाहिए भाई। चाहिए। आप किसी चीज को रखते कटाक्ष कीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं कटाक्ष कर सकते हैं हम, मोदी जी का कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन हमारे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मतलब कोई भी सरकार बने, फुल बहुमत वाली सरकार बने, गवर्नमेंट रन करने में और बढ़िया आज के होती है। कंडीशन में सबसे बेहतर अगर विकल्प है तो बीजेपी है, ये मानने वाली बात है। अभी कोई ये चेहरा हम मानते हैं। और भैया एक मिनट, आप ही से हम डिस्कस कर लेते हैं। भैया अभी कुछ ही देर पहले बोल रहे थे क्या मुद्दा हो सकता है जिसपे बीजेपी फिर से आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए तो क्या मुद्दा हो सकता है। मुद्दा बहुत है जो उन्होंने किया, जैसे भैया बता रहे हैं, हो सकता है इस चीज में त्रुटि, हो सकता नहीं होगा, ऐसा है, कभी होती है। सभी गवर्नमेंट से होता है। राजीव गांधी भी बोले थे अपने टाइम पे कि हम 1 रुपया भेजते थे तो 10 पैसा पहुंचता था, 100 रुपया भेजते थे तो 10 रुपया पहुंचता था। बात सही है, आज वही है, एग्जीक्यूशन आपको और थोड़ा दिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई देख, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक खास वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में जिनको आप अपना दिल काट के रख दीजिए, लीवर निकाल के दे दीजिए, अपना प्राण दे दीजिए, तो भी उनको आप सही चीज नहीं दिखा सकते। जो वो चीज पढ़ रहे हैं, जो वो चीज एक खास जगह पे जाके सुन रहे हैं, वो उसी का मानेंगे। भैया आज आपने ये जो टोपी लगाया हुआ है, ये किस धर्म का प्रतीक है या क्या चीज का प्रतीक है, आप थोड़ा 1 मिनट बताइए इसके बारे अच्छा, इस पैनल डिस्कशन के बीच में राहुल जी ने एक मजाक में हमसे क्वेश्चन पूछा है में। कि आपने इसका बिल्कुल जो भी हम बात कर रहे हैं, ये हाँ उससे रिलेटेड है, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। फिर हम उसका आपका हाथ में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ तो अगर आप सुन पा रहे होंगे तो विशाल जी ने बताया कि हाथ में आप ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष पहने हुए हैं और ऊपर माथा में पगड़ी है। हम भारतीयों जो हम युवा हैं, हमारा यह मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। इस भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का मिलाया हुआ रक्त है, जिसकी वजह से आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पाते हैं। तो हम एक सेटलर है, हम एक भारतीय, बस इतना ही मेरी पहचान है। हम भारतीय युवा हैं, ये भारत मेरा घर है और ये भारतीय मेरा परिवार है, इतना ही समझ में आता है। बाकी इस टोपी से नहीं फर्क पड़ता है कि हम पंजाबी हैं और इस ओम नमः शिवाय से नहीं फर्क पड़ता है कि हम आप तो मान लीजिए हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम एक भारत के वो बेटा है जिसके अंदर भारत माता का प्रेम है और इसके लिए कभी भी सर ताटना पड़े तो बेहिचक तटना पसंद करेंगे। हमारे सिख भाई जिनके भी आप बात कर रहे थे, वो भी सनातनी ही है, आपको पता है, वो भी हिंदू है जी। और इसमें ऐसा कोई मानने वाली बात नहीं है। अगर आप वीर सावरकर की मूवी देखेंगे, वो भी जो रिसेंटली
जिसमें रणदीप हुड्डा ने निर्देशन भी दिया और उसमें खुद उन्होंने ये भी किया है, एक्टर का भी काम किया, एक्टिंग भी की है, बहुत अच्छा उसमें। नहीं 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 नहीं, उस पे हम नहीं 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 नहीं, हम इस सब चीज़ों पे नहीं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए वो हिंदू है, सनातनी है, सब है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने जैसा बताया कि हम मानते हैं, हम सारे धर्मों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सबका व्यवहार और आहार हम जरूर अपनाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उनके साथ समय बिताना चाहेंगे, ठीक है, नहीं अपनाना आपका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आप अपना धर्म को लेकर आगे बढ़िए, जो भी आपकी चीज़ें, आप अपना कल्चर जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। क्या एक खास वर्ग के लोग, जिसकी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, क्या वो ये आपका पगड़ी पहनना पसंद करेंगे? 1% भी लोग उस कम्युनिटी में हैं जो किसी भी गैर धर्म का पगड़ी, टीका, प्रसाद या फिर उनका गुरुद्वारा, मंदिर या जो भी होता है, क्या वहाँ वो जाना पसंद करते हैं? क्या आपको ऐसा चीज दिखता है? और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है भैया, आज से 5 या 7 चरण में जो भारत का अभी जो 2024 का जो चुनाव हुआ है, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के समर्थन के लोग हैं, मैं उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस वोट नहीं करते हैं और बाकी नहीं करते हैं, तो उसमें हम कहेंगे जो भी बीजेपी के समर्थन के लोग हैं वो बाहर ही नहीं आए, वोट देने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो इस कंफर्ट जोन में थे कि अरे वो बीजेपी तो जीतेगा ही, 400 पार बोल दिए, मोदी जी होगा तो आइबे करेंगे, और नहीं भैया तो आएगा तो मोदी ही। तो कहीं ना कहीं और जो खास पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं अब सीधे सीधे मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं मुसलमान वर्ग की बात कर रहा था तब से, और आप समझ भी रहे होंगे, और उन्हीं वर्ग में आज एक ऐसी एकजुटता है, सिर्फ कहीं ना कहीं से पढ़ के, किसी न किसी का सुन के, आप उस पर अध्ययन नहीं करते हैं, आप उसके बारे में सही गलत नहीं समझते हैं, और सिर्फ एक पार्टी को, एक इंसान के प्रति आप इतने एंटी या इतने सपोर्टिंग हो जाते हैं कि आप अपना हित और अहित नहीं देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम के बारे में जो भी एक विचारधारा लोगों के मन में बनाई जाती है, उनके मन में डाली जाती है कि बीजेपी आपके दुश्मन है या आपके खिलाफ प्रचार करते हैं या जो भी चीजें हैं, लेकिन भारत सरकार का कोई भी एक ऐसा स्कीम नहीं है जिसमें कि उनको बेनिफिट नहीं मिलता हो। हाँ, बीजेपी इस चीज को आगे से एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बोला था, भारत के क्या बोलते हैं भैया उसको, उस पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है ना? नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं, वो बोले हैं, वेट नहीं, हम लल्लन टॉप का न्यूज हम देखे हैं भैया, देखो बढ़िया से देखो, वो स्टेटमेंट निकाल कर आप देखिए भैया, वो 2-3 बार ये चीज रिपीट हुआ है, वो बोल रहे हैं माइनॉरिटी, भारत के संसाधनों पे, वर्ड हम संसाधनों पर कई चीज नहीं बोल रहे हैं कि पहला अधिकार मुस्लिम का है, कहीं नहीं बोले हैं, यह आपकी गलत फहमी है, उस स्टेटमेंट को आप निकाल कर जाकर देखिए, समझे? क्या था स्टेटमेंट? स्टेटमेंट जो भी था उसमें ये क्लियर कहीं नहीं बोले हैं कि पहला अधिकार मुस्लिम का है, वहाँ वुमेन्स, सिख, ईसाई सब धर्म के नाम के बारे में बताए, माइनॉरिटी ग्रुप हर एक चीज के बारे में बोले हैं। वो हमारी और आपकी जो है ना, बीजेपी ने उस प्रकार से और हमारी मीडिया ने दिखाया कि हमारे जो भाई हैं उनके माइंड में ऐसा विचार डाल दिया है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला। झूठ को इतना झूठ बोलते हैं कि सच बना देते हैं बीजेपी, रियलिटी। एक बार फिर से हम चुनाव की ओर रुख करेंगे और हमारे पास जो अभी तक न्यूज है, एनडीए ने 293 सीट पे बढ़त हासिल की है, जबकि इंडिया अलायंस ने 231 सीटों पे और अन्य पार्टी 19 सीट पे अभी फिलहाल है। फिलहाल का डेटा देखते हुए हम लोग देख पाएंगे कि अब तो 2 जगह है, जहाँ पे ये तो ये शायद एमपी में पूरा 25 में 25 सीट शायद अभी तक का जो रहा है चुनाव आतला, हाँ टोटल सीट बीजेपी की है। ठीक है, अब यहाँ पे आने से पहले एक बार फिर से हम आएंगे राहुल जी के प्रश्नों पर। राहुल जी एक प्रश्न पूछे थे कि आप जो ये पगड़ी बांधे हुए हैं, क्या सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और लोग 1% भी लोग हैं जो इन चीज़ों पे जा पाते हैं। मैं उन्हें एक चीज़ बताऊंगा, जो भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक बात मेंशन भी किया था, मुस्लिम कम्युनिटी की वो बात कर रहे हैं, ऐसा शब्द वो मेंशन किए थे, उस पॉइंट पे भी हम आते हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ों पे भरोसा करते हैं कि जो पगड़ी पहनता है, जो चदरा चढ़ाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि समाज में आपको मूर्ख बनाना बहुत ही आसान बात है। इसलिए आसान बात है कि एक भी आदमी जिसके मन में और जिसके दिमाग में मुस्लिम जैसी कोई प्रेम नहीं, कोई धारणा नहीं है, बट वो एक चादर चढ़ाते हैं और आप भरोसा करते हो, टोपी पहनता तो आप भरोसा करते हैं कि वो मुस्लिम है, वही हमारा हितैषी है। और दूसरी तरफ चाहे वो बीजेपी के मेंबर हो ना हो, मैं उस मुद्दा पे नहीं हूँ, बट हाँ अगर वो मान लीजिए बीजेपी के मेंबर हैं भी 2 मिनट के लिए, उनके मन में इतना इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, और ह्यूमैनिटी बट वो चादर नहीं चढ़ाते हैं। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो अंदर से क्रूएल है,
और ऐसे लोग जो अंदर से ह्यूमैनिटी को मानते हैं वो क्या चढ़ाते हैं क्या नहीं चढ़ाते इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि वी शुड चूज द लीडर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन और देयर लव टुवर्ड्स द पीपल, देयर सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स द नेशन। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी इनफ स्मार्ट टू चूज द रियल लीडर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो मैं एक बार फिर से राहुल जी के पास जाना चाहूँगा और मैं उन्हें बताना चाहूँगा ये अब जो बीजेपी के बारे में आपने बात कर रहा था, मैंने आपसे मात्र 4-5 मुद्दा पूछा था कि किस बेसिस पे उन्हें फिर से आना चाहिए और किस उन्हें पार्टी बनाना चाहिए। आपने ऐसा कोई भी 5-6 पॉइंट मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे विशाल जी इस डिबेट को कहीं कहीं जीत रहे हैं और राहुल जी कहीं कहीं बैक ऑफ कर रहे हैं। अगर 4-5 पॉइंट वो अच्छे से रख पाते हैं मजबूती ढंग से, मैं मानूंगा कि यहाँ बातें में बीजेपी जो है वो बात भैया, पहली बात जो हम मुसलमान धर्म के बारे में जो भी हम बोल रहे हैं, हम उस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जरूर जनरलाइज कर रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स लोग जो हर धर्म में थोड़े बहुत हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो लिबरल है ना वो बहुत कम है, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। जी, एक और चीज़ मैं किसी का भी सम्मान करता हूँ भैया, ऐसा नहीं। आज हमारे आसपास हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, हमारे आसपास हमारे खुद घर के इसमें रेंट में सब रहते हैं और अच्छे मतलब सद्भाव के साथ रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात है हमेशा आप लोगों पे हाँ हमेशा आप लोगों पे बिल्कुल हमेशा आप लोगों पे कयास लगाया जाता है कि बीजेपी वाले धर्म के अलावा और कोई चीज़ की बात ही नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टॉक अबाउट डेवलपमेंट, दे कैन नॉट गिव सम रीजनल पॉइंट क्या उनकी रहा है ना। और आप भी वही काम कर रहे हैं, आपसे 4-5 पॉइंट बार बार पूछा जा रहा है, आप मेंशन नहीं कर रहे, आप यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। तो मुझे लगता है आप बीजेपी वाले बीइंग बीइंग द रूलिंग पार्टी और अभी फिलहाल भी आप मेजोरिटी में हैं, क्यों आना चाहिए आपको, क्या बेनिफिट होने वाला है? Again, I would like to tell you, Mr. Subhash ji, that I am not a pravakta of BJP or not a spokesperson, and I am not a guy who is here to support BJP. I am just here to express my personal experience, what I have felt or what I have experienced. Secondly, I may be wrong because it's my personal experience. I may not have seen the ground reality, what exactly it is going over there. Now, I'll put my 5 or let me start. I'll put my points and you can tell me, and you can again. Me and Vishal ji try to interrupt if we find anything wrong in the Sure. You are very welcome. I may not be correct with the Yojana's name, but overall I'll give you the scenario that this is what I mean. So let's start from 2014 itself. They talk about GST. They talk about आधार कार्ड का वो बैंक के साथ स्कीम जो भी था, जनधन अकाउंट योजना। Then I just few minutes back. Yes, it will come. Let me say. Few minutes back I was talking about this जन औषधि and जो भैया ने आपने बताया वो चीज, और क्या नाम बताया था? जन औषधि ही उसका नाम है ना, आयुष्मान योजना। आयुष्मान का नाम हम भूल जाते हैं। दूसरी बात, आज हाईवेज, रोडवेज, एक्सप्रेसवे जितना भी बन रहा है नेक्स्ट लेवल पे बन रहा है। लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे सफर कर रहे हैं, आई मीन ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको सफर नहीं करना पड़ रहा है। पहले के टाइम पे होता था ट्रैवल के साथ तो सफर भी हो जाता था, हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, कमर टूट जाती थी। आज कहीं ना कहीं उस मामले में भारत सरकार का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, जिसमें कि बीजेपी या एनडीए के गवर्नमेंट को हम उसका बधाई देना चाहेंगे। दूसरा चीज, आज एयरपोर्ट्स का जनसंख्या जो भी पहले ये था वो चीज बहुत ज्यादा आज के डेट में बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, वही राहुल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने एयरपोर्ट बनाया, जॉब क्रिएशन कहाँ हुआ? जो एयरपोर्ट रोबोट आपके बना के गए थे, एआई बना के गए थे। सुनो ना, जैसे आप बोल रहे हैं एयरपोर्ट इतना बन रहा है, इतना चाहे मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, चाहे जो भी बोल रहा है, तो जॉब क्रिएशन कहाँ हो रहा है भाई? जॉब क्रिएशन आप देख, भारत के अन्य प्राइवेट हो चाहे सरकारी संस्थान हो, अगर 10 वैकेंसी है 10 का 10 भर दीजिएगा, उसके बाद भी बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। क्योंकि भैया आज जो हमारा जो पॉपुलेशन का दर है, फिर हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, जो पॉपुलेशन का दर है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं, आपको भी आगे बढ़ना होगा। पेपर धर्म वाले लोगों को सोचना उसी तरीके से होगा कि आपको देश के विकास में आपको अपना योगदान देना है। भाई जितना भी नागरिक है ना, जो यहाँ रह रहा है, जो मर गया है, जो पैदा होने वाला है, वो भारत के विकास में अपना योजना मतलब अपना संपूर्ण देते हैं, समझे? ऐसा चीज नहीं है कि मुस्लिम है चाहे हिंदू है चाहे वो है, वो विकास के काम में नहीं आ रहा है। देश के विकास में योगदान देने का मतलब सबसे पहला चीज ये होता है कि आप खुद इतने सामर्थ्यवान बन जाइए कि आपको अपने परिवार का से कम लेना ना पड़े, पहला चीज। और अगर आप उनके देने के इसमें योग्य हो गए हैं कि आप उनको
उनका भरण पोषण कर ले रहा है, अपने खुद से कर रहे हैं, तो वो हो गया एक आप वो चीज़ है कि आप देश में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं आप डेवलप कर रहे हैं, आपका फैमिली डेवलप कर रहा है, उससे सोसाइटी डेवलप होगा, वही चीज मैं तो बोल वो रहा चीज़ हूँ। होगा। तुम राहुल बोले ना, आज के डेट में इतना यूनिवर्सिटी खुला, जी, इतना कॉलेज खुला, जी, इतना एम्स खुला, इतना संस्थान खुला, चाहे इतना एयरपोर्ट नया खुला, मैं बोल रहा हूँ खुला तो वहाँ जॉब क्रिएशन तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है, हुआ होगा ना। बिल्कुल हुआ है। तो धरातल पर नहीं ना दिखता, वही मैं बात बोल रहा हूँ। तो ग्राउंड रियलिटी जो है ना राहुल, वो बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ फेंक देती है भाई। नहीं, नहीं, धरातल नहीं, इस पर चीज़ को हम एग्री करेंगे। देखिए, ये चीज़ नहीं है कि उन्होंने रोज़गारी दिया ही नहीं, ऐसे ही इतना बड़ा अगर कोई रोजगार कंपनी नहीं दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रोजगार दिया, लेकिन धरातल पर जहाँ दिखना चाहिए 100 वो दिख नहीं रहा है। वहाँ दिखेगा 10। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इस बार बीजेपी कहीं न कहीं अपने चीज़ों को समाज के बीच में लोगों के जनता के बीच में लाने में कहीं न कहीं चूक गई है। उन्होंने चूक अपना नहीं पूरा की है, रणनीति उन्होंने अपनाया है कि हम एक खास पार्टी कांग्रेस को और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर हम टारगेट करेंगे तो जीत जाएँगे, ऐसे नहीं होता। वो चीज नहीं। धरातल पर जब तक जो चीज नहीं दिखेगा ना, वो आप कितनों फेंकते रह जाइएगा, वो फेंकते ही रह जाइएगा। देखिए, धरातल पर चीज़ें हैं भैया। आप तुम राहुल, आज लोगों के तुम एक जी, नॉर्मल पीपल हो, हाँ जी, तुम भी जान रहे हो, एक जो आम इंसान है, जो जो मजदूरी कर रहा है, मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपया कमाता बिल्कुल। है? हुँ, आज के डेट में 1100 से 1200 रुपया प्राइवेट गैस का सिलेंडर का रेट है, जो हमको भी मालूम, जो तुमको भी मालूम है। 10 किलो 12 किलो हम भी ले रहे, तुम भी ले रहे, तुम वो एकदम। हुँ, और मान लो 5 फैमिली भी है तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपया उसको खाने में हुँ, लगेगा, हुँ। है? 1-2 हजार का साग सब्जी, तो भाई कहाँ पैसा उसके पास बच रहा है, कहाँ बच रहा है? देखिए, अभी आप वही बात कर रहे हैं गरीबी के मुद्दे पे, है ना? या कहीं न कहीं ऑब्वियस गरीबी के मुद्दे पे भाई, बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस रेशियो से राहुल मेरा, आप बोलते इकोनॉमी बढ़ा, हुँ, ठीक ना, हुँ। उस रेशियो से हमारे आम जनता का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं नहीं हुआ, हुआ, नहीं। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं अभी देखिए इस चीज़ में यूपीआई जो भारत सरकार ने लॉन्च की, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार यूपीआई का। इज डिफरेंट। एक मिनट। और कहीं न कहीं कैशलेस इंडिया हो गया। क्या हो गया ना कि लोगों के अकाउंट में पैसे हैं, आप लेकिन देखिए, आप अपने मुद्दे से भटक नहीं, रहे मुद्दा से राहुल, नहीं भटक रहे हैं भैया। आप मुद्दे पर आइए, नहीं, आप मुद्दे पे ही बताइए आ रहे हैं कहाँ। भैया, मुद्दे पे ही आ रहे हैं। हाँ, बात क्या हुआ है कि आप सुधांशु त्रिवेदी बन रहे नहीं, हैं, नहीं, 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 बोलते बात बोलते गीता रामायण कुरान सब नहीं, पर नहीं, चल नहीं, जाते नहीं, हैं आप, नहीं, नहीं, भैया समझे? 1 मिनट हम भूल जाएँगे। हाँ, हाँ, ठीक है। जो जिस तरीके से लोगों के पास आज क्या हो गया ना कि इज़िली पेमेंट का ऑप्शन हो गया है। खर्च भी लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप एज़ ए आम नागरिक हमसे पूछ रहे थे, है ना? एज़ ए आम नागरिक आप क्या ये आप देखते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, नहीं हम किया है? आप बताएँगे कि आपका ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है खर्च? क्या यूपीआई ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आसान हो गया है। क्योंकि पहले खर्च, पैसा नहीं होता था तो लोग एटीएम जाते थे, निकालते थे, अरे क्या उस चक्कर में थोड़ा आलस में मिस भी हो जा देखिए रहा है कि वही कल चीज आप नहीं आए। देखो और अब राहुल, मुद्दा पे आते हैं। अब अब हम मुद्दा, मुद्दा पे अब आते हैं। आप मुद्दा से भटक गए, मैं बताता नहीं, हूँ। मुद्दा पे नहीं, आप बात मेरी पे सुनिए, बात कर रहे थे और खाना-पीना का जो बात कर रहे आप थे। मेरी बात सुनिए, सरकार आपको अनाज दे रही है। हमको भाई अनाज नहीं चाहिए। अरे वही आप तो हम बात बोल सुनिए रहे हैं, मेरी राहुल, बात देखिए आप मेरी, अब अरे हम ठीक है, जवाब आप दे ही रहे हैं पहले, वो सुन नहीं रहे हैं। आप ही पहले बोलिए। सरकार का जो कमी आप बता रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा कितना है। अनाज देती है एक सरकार, मिनट, बताइए तो सही। एक मिनट। गलती यही हो गया जो आप कह रहे हैं कि आपको अनाज नहीं चाहिए। आपको अनाज के बदले अनाज मिल जा रहा है। आपको जो रोज़गार चाहिए, जो डेली वेजेस वाला भाई जो हमको रोज़गार देती है। रोजगार तुम 30 दिन के लिए दे दो ना भाई, जो हाँ, मेरा होता है मूल वेतन के अनुसार, मुझे रोजगार की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। सर मुझे मन सरकारी जो है ना, सरकारी चावल जो नरेगा, रहता है, मनरेगा, जनरेगा जो होता है तो क्या है? कौन भाई साल में 60 दिन के लिए देता है, 3 महीना के लिए काम देता है, 3 3 महीना महीना, के लिए। हाँ, ठीक, क्या कीजिएगा अब ठीक, ठीक, 120 ठीक, दिन, ठीक। 90 दिन में क्या कर 3 लीजिएगा? महीना आपको काम होगा, 3 हाँ महीना में आप इतने सक्षम नहीं सीख पाएँगे कि आपको फिर से कहीं काम मिल जाए। भाई, आपके पास तू भाई, अगर अब आपके पास शिक्षा है तो फिर तैयारी कीजिए, परीक्षाओं का तैयारी कीजिए। और आ गए, रही फिर आ बात गए रही बात शिक्षा और की बात आ गई। रही बात खाना-पीना पूर्ति की, तो आपको चाहिए पैसा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत या फिर आपको अपना बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि सरकार आपको सारी चीज़ें पहुँचा दी, तो कोई भी अभी तक की ऐसी सरकार नहीं है जो आदमी का पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो आपका दिक्कत है हम यार। वो नहीं मांग रहे, अभी आप मूल, सबको अगर बोले जो पैसा मूल दे, सुविधा होती है पहले ना आप मांगते हैं कि भूखमरी है तो चलो अनाज दे दिए, फिर बोले कि अरे नौकरी नहीं है तो नौकरी दे दिए। अब हमको नौकरी मिल गया तो हमको 16,000 क्यों मिल रहा है, वो दे दिया। अब वो भी बढ़ जा रहा है तो सबको साला 40,000 क्यों मिल रहा है? फिर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना भैया। अरे भाई, मूलभूत सुविधा जो है प्रवाह दीजिएगा ना। अभी कहाँ जरूरी कौन है? तो कौन पॉज कर कर, पॉज कर। तो आप बात कीजिए। हेलो। और
हम दोनों थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे इस बात को। जिस तरह से विशाल जी आप रख रहे थे राहुल जी के सामने कि है, मैं भी कहीं न कहीं समझ पा रहा था कि कहीं न कहीं बात तो सही है ओवरऑल। अगर आप हमें रोज़गार दे दें तो हमें किसी प्रकार से अन्यथा डिपेंडेंट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हर वो लोग जो खुद से ये अर्न कर सकते हैं उन्हें डिपेंडेंसी पसंद भी नहीं है। डिपेंडेंसी ओवरऑल है क्या, अदरवाइज़ तो एक डिफरेंट वर्ड में बोला जाए तो फिर क्या ही है ये, समझिए ना हो गया मतलब गोल्डन प्रिजन, कहीं न कहीं है ना, जो आज़ादी नहीं है। तो भाई अपना मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जो है ना नहीं मांगता है भाई अनाज, समझे? 5 किलो अनाज से क्या होगा? आप किसी भी कंट्रोलर के पास जाइएगा, वो देने से पहले उतना बोलता है ना, कोई हिसाब नहीं। किसान को आज के डेट में एक नंबर जो धान होता है, लगभग 2160 से लेकर 2300 रुपया के बीच में खरीदारी करती है। और एक नॉर्मल जो बासमती की हम बात बोल रहे हैं, आप वही बासमती खरीदने चाहिए मार्केट में 90 से लेकर 120-130 रुपए किलो तक बिकती है। क्या रेशियो है भाई, आप सोच सकते हैं। सरसों आप ले रहे हैं 4500 रुपए कुंटल, यहाँ तेल बिक रहा है 150 रुपए किलो। कौन हिसाब से भाई? सीधे तिगुना रेट पर ले रहे हैं? आप बताइए, आप गेहूं बढ़िया गेहूं आप 2200-2300 रुपए उठा ले रहे हैं, और वही आटा दे रहे हैं आप 4045 रुपए किलो। अच्छा चलिए ठीक है, अब यहाँ मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूँ, खत्म किया जाए और बाद में देखा जाएगा। हाँ, एक बार फिर से चुनाव की ओर रुख करेंगे। और अभी तक जो हमारे पास डेटा आ रहा है, कुछ बीजेपी जैसे अनुराग ठाकुर हैं और इनको जीत हासिल हो चुकी है अभी तक। और अभी तक देख रहे हैं 291 सीट के साथ एनडीए बढ़त पे है और इंडिया अलायंस 232 सीट और अन्य 17 सीटों पे है। मोदी जी की जीत कन्फर्म हो गई है अभी तक। तो आप हमारे साथ शो कर रहा है वहाँ पे कि जीत गए हैं। अच्छा किसी व्यक्ति का दिखा रहा है। अच्छा, हाँ मतलब वो जिस पार्टी से जहाँ से वो लड़ रहे थे वहाँ पे दिखा रहा था कि उनका ये क्या था। तो अभी ये चलते रहेगा, लेकिन अब हमारे साथ जो अभी तक जुड़े हुए थे राहुल जी थे और विशाल जी थे, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। निष्पक्ष होकर ना किसी पार्टी थे ना तो किसी युवा की आवाज़ थी। जो उनका जो ओपिनियन था, उनके जो विचार है वो आपके सामने था। और आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सभी की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।